नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो उन विक्टिमों के लिए है जो बैंक से, साइबर से और आरबीआई से सारी कोशिशें करने के बावजूद अब या तो वो कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं या तो फिर पहुंचने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए रहेगी। तो बिना वक्त गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कई सारे साइबर फ्रॉड के केस जो है जो कोर्ट में प्रोसीड करते हैं वो तो स्टार्टिंग लेवल पे ही रिफ्यूज़ हो जाते हैं। या तो उस केस में क्या होता है, या तो उनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होती है या तो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट या जो ड्राफ्ट आप बना रहे हो वो प्रॉपर तरीके से बनाओ, उसमें फैक्ट, मेमो, इंडेक्स प्रॉपर तरीके से विद अलोंग विद एफिडेविट के साथ सबमिट करो। ठीक है, तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग लेवल पे ही वो रिफ्यूज़ हो जाता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की वजह से, या फिर वो जो आपने ड्राफ्ट बनाया होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे एडवोकेट के थ्रू कर रहे हो या खुद भी कर रहे हो, तो आपको अपने ड्राफ्ट पे ज़्यादा जोर देना है, एफिडेविट पे जोर देना है, और जो इंडेक्स और मेमो बना रहे हो वो प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है, दूसरी जो परेशानी है वो ये है कि काफ़ी केसेस में जो अभी तक कोर्ट में चल रहे हैं या वो हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इलाहाबाद का ही एक केस ले लूँ जहाँ पे कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया ये कह के कि ये केस दूसरा है और वो केस, आपका केस दूसरा है। यानी कि जो उन्होंने रेफरेंस का हवाला दिया था, जो हवाला दिया था वो केस दूसरा केस था और जो विक्टिम का केस था वो दूसरा केस था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, कोर्ट हमेशा तीन चीज़ को देखता है। जब भी आप कोई रेफरेंस प्रेजेंट करते हो तो कोर्ट हमेशा तीन चीज़ नोटिस करता है। पहली चीज़ क्या होती है, क्या ये वो ही सेम फ्रॉड था जो आपके साथ हुआ है, जो उसके साथ हुआ है वो आपके साथ भी हुआ था, वो सेम फ्रॉड है। दूसरी चीज़ क्या देखता है, इसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हुई है, क्या वो धाराओं में सिमिलरिटी है या नहीं है। और तीसरी चीज़ जो कोर्ट नोटिस करता है वो ये देखता है कि ये जो फैसला दिया गया, पिछले जो आपने रेफरेंस शो किया है वो किस आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पे नोटिस करना ये है कि जब आप किसी रेफरेंस को, क्योंकि साइबर फ्रॉड के मॉडस ऑपरेंडी हमेशा बदलते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आप रेफरेंस प्रेजेंट कर रहे हो वो केस सिमिलर, डिट्टो सिमिलर आपकी केस की तरह हो। वो आपको लिंक करना पड़ेगा, चाहे तो फिर टेक्निकली या फिर लीगली। आपने अगर टेक्निकली मैच नहीं हो रहा है तो आपने लीगली चीज़ पे ध्यान देना है, क्या वो धारा है, क्या वो सेक्शन वो सारे सेम है जो उस साइबर फ्रॉड में था और मेरे भी केस में था। और दूसरा जो फैसले का आधार है और जिस रेफरेंस के हवाले से ये फैसला दिया गया है विक्टिम के फेवर में। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब रेफरेंस प्रेजेंट करते हैं तो वो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे इसको इतना पैसा मिला। आपको ये नहीं दिखाना कि इतना पैसा मिला या इसको पैसा मिला, आपने ये दिखाना है कि इसको पैसा क्यों मिला। इस चीज़ पे आपको ज़्यादा जोर देना है ना। मोस्टली दिक्कत क्या होती है, मॉडस ऑपरेंडी चेंज होती है तो केस चेंज हो जाता है, पर सेक्शन चेंज नहीं होते। बैंकों की ड्यूटी जो होती है, आरबीआई की जो ड्यूटी होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब काफ़ी केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि आप लोग उसी अक्यूज़ का नाम मेंशन कर देते हो, यानी कि पार्टी उसी अक्यूज़ को बना देते हो जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी साइबर फ्रॉड केस है, ज़्यादातर केसेस में कोई भी अपने रियल नाम के साथ नहीं आता, कोई भी अपने उसके साथ नहीं आता, रियल आइडेंटिटी के साथ नहीं आता। ठीक है, तो उसका नाम लेके भी अगर आपको फेवर भी करता है तो कोर्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या फेवर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन यही देगा कि आप इसके ऊपर चार्जशीट फाइल करो, या आप इसको पकड़ के लाओ, या आप इसको वो करो। इस सिनेरियो में या तो पुलिस वाला टाइम मांगेगा या तो फिर वो डिनाइट कर देगा, ये अपनी स्टेटमेंट दे देगा कि ये ट्रेसेबल नहीं है, ये लोग वीपीएन वगैरह यूज़ करते हैं या आउट ऑफ कंट्री से ये मैनेज कर रहे थे ये सारा कुछ। तो यहाँ पे देखो, कोई भी लॉस होगा, कोई भी कितनी गलती करे या कोई भी कितने भी एक्सक्यूजेस दे, तो लॉस तो विक्टिम का ही है। आपका जो मेन टारगेट होता है, मैंने हमेशा कहा, आपका जो मेन टारगेट है वो आपका लॉस हुआ अमाउंट है जिसको आपने वापस पाना है। तो जब भी आप कोर्ट में प्रोसीड करते हो, तो जब आप मैंने ये जो बैंक का सिनेरियो कहा है किसी भी साइबर फ्रॉड के केस में, जैसे उसमें बैंक को कंप्लेंट करना क्यों ज़रूरी है, साइबर पे कंप्लेंट करना क्यों ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा जीरो लायबिलिटीज़ वाली जो पॉलिसी है आरबीआई की, वो हर केस में काम नहीं आएगी। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे विक्टिमों को तो पता भी नहीं लगता है कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। वो ज़्यादातर ये मान के चलते हैं कि मैंने ये गलती की है, मेरे से ये गलती हुई है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है।
उसे ये अंदाज़ा भी नहीं होता है कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है, जिसके कारण वो बैंक को रिपोर्ट करने में डिले हो जाता है। खाली लिमिटेड लायबिलिटी की पॉलिसी लेके, हवाला लेके आप केस को नहीं जीत सकते। जो भी रेफरेंस आप प्रेजेंट कर रहे हो, उस रेफरेंस में ये देखो, उस रेफरेंस को पहले ऑब्जर्व करो, उसको पढ़ो। खाली हेडलाइन पढ़ के और मेजर पॉइंट पढ़ के कि इसको पैसा मिला कि नहीं मिला, इससे बात नहीं बनेगी। उसको पैसा मिला, उस केस का फैक्ट क्या था और वो कैसे रिलेवेंट करता है आपके केस से, क्या क्या सिमिलरिटी है। वो जो सिमिलरिटी गैप होती है ना दोनों केसेस के बीच में, आपके रेफरेंस में और आपके केस के बीच में, वो सिमिलरिटी गैप को आपने हटाना है, तभी जज कन्विंस होगा। मान लो एक रेफरेंस आपने प्रेजेंट किया कोर्ट में, उस पर भी तो सवाल उठेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों ऑब्जर्व करने हैं आपने, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है, या आपके एडवोकेट ने अपने आप को प्रिपेयर करना है। लिमिटेड लायबिलिटी के अलावा और भी गाइडलाइंस पॉलिसी है जहाँ पे बैंकों की ड्यूटी जो फ्रॉड के केस में होती है, क्या ड्यूटी होती है, IFRC के रूल क्या होते हैं। रूल और ड्यूटी सेम रहती है हमेशा, पैटर्न चेंज हो सकता है, मोडस ऑपरेंडी चेंज हो सकता है, रूल और ड्यूटी और जो सेक्शन धाराएँ हैं वो चेंज नहीं होगी ना। वहाँ ड्यूटी से आपने यही दिखाना है कि बैंक की ये ड्यूटी थी, ये ड्यूटी पूरी कंप्लाइन नहीं की, यहाँ पे इन्होंने नेग्लिजेंसी है इनकी, यहाँ डेफिशिएंसी है इनकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने जब भी कोर्ट में आप कोई रेफरेंस प्रेजेंट करते हो तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि उस रेफरेंस को प्रेजेंट करते वक्त हो सकता है अपोजिशन वकील आपसे सवाल जवाब कर सके, या वो क्वेश्चन रेज कर सके, या फिर खुद जज भी आपसे क्वेश्चन रेज कर सके, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का जवाब कई बार क्या होता है कि विक्टिम सीधा चुप हो जाता है, जब वो क्वेश्चन रेज होता है तो चुप हो जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट आपके सामने आएंगे, उसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। तो जब भी कोई पॉलिसी, गाइडलाइंस, कोई जजमेंट, पुराना जजमेंट, किसी का भी हवाला देते हो, आपने मेक श्योर ये करना है कि उस हवाले का आपका नेगेटिव पॉइंट या उस पर क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, उसके जवाब भी आपने खुद से प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे कन्विंस करना होता है जज को हवाला देके। ये एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे ये अभी इलाहाबाद का केस था, यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया, 2 रेफरेंस दिए गए थे, दोनों रिफ्यूज़ कर दिए गए। सेक्शन 1 से सब कुछ एक था, क्या था, बस ये दिखाएगा कि वहाँ पे ये दिखाएगा जब रेफरेंस प्रेजेंट किया गया, यही दिखाएगा कि यहाँ पे इसने 3 दिन के अंदर कंप्लेंट की और इसको ये मिल गया। वहाँ पे क्वेश्चन उठा, ये दोनों केस अलग है, उसका कोई काउंटर नहीं बन पाया। काउंटर नहीं बन पाया तो जज को कन्विंस करना मुश्किल हो गया। रिजल्ट क्या आया, केस बैंक के फेवर में चला गया। अब यहीं पे राजस्थान वाला केस जो मैंने डाला था, उस केस में कम से कम 8 या 10 रेफरेंस हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे साइबर क्राइम के केस जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के, यानी कि मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट है। उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली विक्टिम की इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है। तो वहाँ पे देख लो डिफरेंट 8-10 रेफरेंस होते हुए भी वहाँ जज कन्विंस हो गए, यहाँ जज कन्विंस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपके पास काउंटर नहीं था। तो मैं आपको यही कहूँगा कि कोर्ट में प्रोसीड करने से पहले मेक श्योर कर ले आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप एडवोकेट हायर करने जाते हो तो पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कई बार क्या होता है कि एडवोकेट के लिए भी वो एक पहला केस होता है, नया केस होता है। कई होते हैं मास्टर इसमें जो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन कई बार मजबूरी में आपको ऐसे एडवोकेट भी करना पड़ता है जब आपको कोई नहीं मिलता। तो मजबूरी में जो एडवोकेट आपको ये कहता है कि मैं डील तो कर लूँगा, पर ये मेरा भी फर्स्ट केस है, तो मुझे इसके लिए सारे प्रूफ चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इसलिए मैं आपको खुद को भी प्रिपेयर रखने के लिए बोल रहा हूँ कि मेक श्योर अगर आपको लगे कि हाँ भाई ये एडवोकेट प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, इसका तोड़ नहीं निकाल पा रहा, तो आपके पास वो तोड़ हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग साइबर फ्रॉड के विक्टिम हैं, जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं कोर्ट को। तो इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।